हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, जितने बच्चे क्लास 10th में हैं 2027 बोर्ड का पेपर देने वाले उनके वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यार बच्चों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 10th मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आज की इस वीडियो में जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं, अगर वो तैयार कर लेते हो तो समझिए 2027 बोर्ड एग्जाम में गणित में आप 100 ऑफ 100 करके आने वाले हो। 100 में 100 नंबर बिल्कुल क्लियर होने वाले हैं। जो सीरीज में करा रहा हूं यहाँ पे डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को मैथ को देखने को मिलेगा। अगर पूरा एग्जाम टाइम तक पूरा का पूरा मुझे फॉलो कर दिए तो गारंटी लेता हूं कि 100 में 100 नंबर लेकर पूरा आने वाले हो। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को उनके पास शेयर कर देना जितने बच्चे 2027 बोर्ड का पेपर देने वाले हैं, ताकि उनके पास इस वीडियो पहुंच पाए और वो भी मैथ के क्वेश्चन की तैयारी अच्छे ढंग से कर पाए, ताकि उनका भी मैथ में स्कोर 100 ऑफ 100 हो पाए। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का हम देखने वाले हैं सबसे पहला प्रश्न। देखिए, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बताने वाला हूं। देखिए, पहला प्रश्न जो है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है उसको ध्यान से पढ़िए। बोला है कि द्विघात समीकरण 3 माइनस 5x² प्लस 7x बराबर 0 के मूलों का योगफल होगा। अब आपको एक द्विघात समीकरण दे दिया। द्विघात समीकरण देने के बाद पूछा है कि इसके मूलों का योगफल क्या होगा। तो देखिए, मैं आप लोगों को बताता हूं कि अगर मूलों का योगफल पूछ दिया तो कैसे आप निकालोगे। फार्मूला आपको याद होना बहुत ही ज्यादा कंपल्सरी है। जैसे अगर कोई पूछे आपको मूलों का योगफल, फार्मूला पहले लिखे कि मूलों का योगफल बराबर फार्मूला क्या होता है। मूलों का योगफल बराबर फार्मूला जो होता है वह होता है आपका कि माइनस यक्स का गुणांक, इसको जरूर से जरूर नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। माइनस यक्स का गुणांक और बटे में होता है आपका यक्स स्क्वायर का गुणांक। यक्स स्क्वायर का गुणांक यह होता है फार्मूला। बहुत ही ज्यादा सिंपल है कि जब भी मूलों का योगफल पूछे कोई द्विघात समीकरण देने के बाद तो फार्मूला होता है कि माइनस यक्स का गुणांक बटे में यक्स स्क्वायर का गुणांक। अब क्या होगा, यहां पे देखिए माइनस लगा है तो माइनस हम लोग लगा देंगे। यक्स का गुणांक, अब यक्स का गुणांक क्या है, देखिए यक्स का गुणांक यहाँ पे 7 है, वो भी प्लस में, तो प्लस के साथ हम उतार देंगे। और बटे में क्या दिया हुआ है, यक्स स्क्वायर का गुणांक। अब यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है यहाँ पे -5, तो यहाँ पे लिख देंगे -5। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, आ गया आप लोगों का 7/5 और ये होगा आप लोगों का आंसर। देखिए, 4 ऑप्शनों में से कोई ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। तो क्या है 7/5, आप देख रहे हो 7/5, वो भी प्लस में। डी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कुछ बच्चे क्या कर रहे होंगे कि वो -5/3 दे रहे होंगे, ए वाला ऑप्शन। कुछ बच्चे ए वाला ऑप्शन दे रहे होंगे, लेकिन ए वाला ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि देखिए यह अभी आपका मानक रूप में नहीं लिखा गया है, ठीक है। मानक रूप का मतलब क्या होता है, देखिए इसका अगर हम देखें सीक्वेंस तो ये होता है आपका ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0। यह होता है द्विघात समीकरण का मानक रूप, ठीक है। तो पहले हम यक्स स्क्वायर वाला गुणांक लिखते हैं। तो यक्स स्क्वायर वाला क्या है, -5x², तो हो जाएगा आपका -5x²। इसके बाद यक्स वाला, तो यक्स का क्या है प्लस के साथ यक्स। इसके बाद सी मतलब अचर पद आपका 3 बराबर 0, ऐसे है। अब यह हो गया मानक रूप में। अब इसका क्या होता है कि यक्स का गुणांक, तो यक्स का गुणांक क्या हो गया 7, वो भी किस में, माइनस में होता है। फिर यक्स इसका गुणांक मतलब -5। अब इसको जब कटाओगे तो यह आ जाएगा आपका 7/5 ही, जो कि सेम आंसर मिल रहा है। तो यह आपका मानक रूप में नहीं दिया था, जो एग्जामिनर है उसको घुमा दिया था, आपको ऐसे दे दिया था। इस पे आपको बताना था कि इसका योगफल क्या होगा, ठीक है। तो समझ में आ गया आप लोगों को, दोनों मैंने सीक्वेंस क्लियर कर दिया। एक मानक रूप में भी लिख के इसको बता दिया, आंसर सेम आ रहा था, और ये जो क्वेश्चन पूछा था इसको मैंने ऐसे कर दिया, ये भी सेम आंसर आ रहा था। समझ में आ गया। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि माइनस यक्स का गुणांक पहले ऊपर लिखना है, नीचे यक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। क्लियर है। वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर लाइक कीजिएगा, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या दूसरा। प्रश्न संख्या दूसरा क्या है, कह रहा है कि बिंदुओं ए का निर्देशांक दिया है c, 0 और बी का निर्देशांक दिया है 0, -c के बीच की दूरी, मतलब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी पूछा है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगा। अब मान लेते हैं कि यह बिंदु आपका ए हो गया और एक बिंदु आपका बी दिया है, जो कि यहां में ड्रा कर देता हूं, ये बिंदु बी हो गया, ठीक है। अब ए का निर्देशांक दिया है यहाँ पे c, 0 और बी का निर्देशांक दिया है यहाँ पे 0 -c। अब ये जो होगा ये हो जाएगा आपका x1, y1 और ये हो जाएगा आपका x2, y2, ठीक है। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछा है, मतलब ए बी की दूरी, कि ए बी की दूरी क्या होगा।
ठीक है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र आपको मालूम होना चाहिए कि क्या होता है, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यह फार्मूला होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र ज्ञात करने का। ठीक है। अब यहां पे आप x2 को आगे कर सकते हो, x1 को पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। इसी तरह y2 को आगे कर दीजिए, y1 को पीछे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फार्मूले में कोई चेंजेस नहीं आएगा, ना तो आंसर में होगा। अब यह फार्मूला हमारे पास आ गया, बस इस पे हम लोगों को अप्लाई करना है। अंडर रूट है तो अंडर रूट रखिए। बोला है कि x1 क्या है यहाँ पे c, तो आप रखिए c। इसके बाद माइनस x2 का वैल्यू है 0, तो हो जाएगा 0। इसका हो गया आपका होल स्क्वायर, बीच में प्लस लगाइए। y1 का वैल्यू क्या है 0 और माइनस y2 का वैल्यू क्या है माइनस c। अब यह माइनस c इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो ये हो जाएगा प्लस के c का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान से आप देखिए, तो यहाँ नजर आ रहा होगा आप लोगों को कि c में से 0 जाएगा तो c बचेगा, तो ये आ गया आपका c का स्क्वायर और प्लस c में 0 जोड़ दोगे तभी c आएगा, तो ये हो जाएगा आपका c स्क्वायर। अब इसको हल करोगे तो ये आ जाएगा आपका c का स्क्वायर, फिर इसका c का स्क्वायर करोगे तो c स्क्वायर। अब यहाँ पे फाइनल आपको देखने को मिलेगा कि ये हो गया c स्क्वायर मतलब 2c स्क्वायर हो गया। अब ध्यान दीजिए, ये 2 का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये 2 तो अंडर रूट में ही रहेगा। अब ये आपका c स्क्वायर है तो एक c बाहर निकल जाएगा, इसका मतलब अंडर रूट 2 और इसका c का स्क्वायर क्या होगा c। क्लियर है। तो √2c जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो √2c दिया है कहीं पे, चलिए देखते हैं। तो √2c का मतलब ये देखिए, ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, ठीक है, ये वाला भी नहीं होगा, ये भी देखिए, ये दोनों ऑप्शन आपका सेम दिख रहा है, लेकिन ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये अलग होना चाहिए। ये ऑप्शन सी जो है वो इस तरह होना चाहिए कि अंडर रूट 2 अलग होना चाहिए, सी बाद में होना चाहिए, ये होगा इसका आंसर। हालांकि टाइप में मिस्टेक हो गया है, दोनों एक ही आंसर कर दिया गया है, लेकिन इसका फाइनल आंसर क्या होगा, अंडर रूट 2c, क्योंकि c का स्क्वायर था तो c तो बाहर निकलना कंपलसरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 3 बोला कि एक समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना है, 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, कह रहा शीर्ष लंब की लंबाई होगी, मतलब एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी लंबाई कितना है 12 सेंटीमीटर, उसका शीर्ष लंब की लंबाई पूछा है। देखिए समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं क्या होता है, बराबर होता है। जैसे यह आपका समबाहु त्रिभुज हमने ले लिया, इसको हमने मान लिया ए, इसको मान लिया हमने ओ, इसको मान लिया हमने सी, ए ओ सी एक समबाहु त्रिभुज है। और यहाँ पे एक हमने इसको शीर्ष लंब डाल दिया, ठीक है, इस पॉइंट को हमने बी नाम रख दिया। कह रहा है कि सबकी भुजाएं 12 सेंटीमीटर हैं, मतलब 12 सेंटीमीटर ये भी है, 12 सेंटीमीटर ये भी है और 12 सेंटीमीटर ये टोटल ये भी है। लेकिन शीर्ष लंब आ गया तो मतलब बीसी 6 भाग में हो गया, ये भी आपका 6 भाग में, क्योंकि उसको क्या करता है, मध्य में विभाजित करता है, 6 इधर हो जाएगा 6 इधर हो जाएगा। ठीक है। अब ध्यान दीजिए यह कोण जो बनता है कितना अंश होगा, 90 अंश, क्योंकि शीर्ष लंब है। अब हमसे पूछा क्या है कि शीर्ष लंब की लंबाई, मतलब ए बी की लंबाई हमसे पूछा हुआ है कि ए बी की लंबाई क्या होगा। ठीक है, ए बी की लंबाई क्या होगा। आप त्रिभुज देख रहे हो कि ए बी सी एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज ए बी सी, और ए बी सी जो त्रिभुज बन रहा है वो कैसा बन रहा है, समकोण। क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज में आप देखिए कि यह आपका कर्ण हो गया, ये आपका लंब हो गया और ये आपका आधार हो गया। अब इसमें हम पाइथागोरस का नियम लगाएंगे, इसमें लिखेंगे हम लोग कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, पहले आप इसका लेंदी वाला मेथड देख लीजिए, शॉर्ट ट्रिक तो मैं आपको 1 सेकंड में इसका हल करके बता दूंगा तुरंत। तो कर्ण क्या है यहाँ पे 12, ठीक है, कर्ण हमारा एसी है जो कि 12 है, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर और बराबर लंब की अगर हम बात करें तो लंब इसमें क्या है, ए बी, और उसी का वैल्यू हमको निकालना है। तो लंब को हम लिखेंगे यहाँ पे ए बी, इसका वैल्यू हमें क्या करना है, निकालना है, प्लस आधार यहाँ पे क्या है बी सी जो कि 6 है, तो हो जाएगा 6 का स्क्वायर। आप देखोगे कि 12 का स्क्वायर करोगे तो 144 होगा, इधर हो जाएगा आपका ए बी का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है 144 और ये प्लस इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस, इधर हो जाएगा आपका ए बी स्क्वायर। ठीक है, अगर हम ए बी स्क्वायर की बात करें कि ए बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो 144 में से 36 घटा दो तो यहाँ पे 14 हो जाएगा, 14 में से 6 जाएगा तो हो जाएगा 8,
और यहाँ पे 3 में से 3 गया तो 0, यहाँ पे 1, मतलब 144 में से 36 घटाओगे तो 108 आएगा। अब हमको तो ए बी का वैल्यू निकालना है, तो जैसे ए बी निकालोगे तो यह वर्ग है तो उधर जाएगा तो वर्गमूल में हो जाएगा। अब यह 108 जो है वर्गमूल में आ गया। अब 108 का वर्गमूल हमको निकालना है, कैसे निकलेगा, तो हम 108 का फैक्टर करेंगे, 108 का हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। ठीक है, चलिए 108 का हम लोग फैक्टर कर लेते हैं। तो 2 से कटाओगे तो 2 5 10, 2 चौको 8, 54 आ गया। 2 से कटाओगे, 2 से 1 कटेगा तो कितना बार में कट जाएगा, 27 दूनी के 54 होता है। फिर 3 से कटाओगे तो 3 9 27 होता है। फिर इसको कटाओगे तो 3 3 9 होता है। फिर इसको कटाओगे तो 3 एकम 3 होता है। ठीक है, अब इसको लिखोगे कैसे, देखिए यहाँ पे 2 का पेयर बन रहा है और 3 का पेयर बन रहा है, मतलब 2 और 3 तो बाहर निकलना कंपलसरी है। तो 2 और 3 जब बाहर निकल जाएगा, एक 2 निकल जाएगा और एक आपका 3 बाहर निकल जाएगा, और करनी में क्या बच जाएगा, करनी में सिर्फ मात्र एक 3 बच जाएगा, क्योंकि इसका पेयर नहीं बन रहा है, तो करनी में 3 बन गया। तो 3 दूनी के 6, 6 बाहर आ गया और 3 करनी में ही रहेगा। तो 6 करनी में 3 इस जो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो 6 करनी में 3, मतलब आप देख पा रहे हो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो गया, ए वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो गया। अब इसका शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं, देखिए बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ही ज्यादा गर्मी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों के लिए इतना मेहनत जरूरी है। अब मैं आप बताऊं इसका शॉर्ट ट्रिक, ये तो लेंदी हो गया। अगर ये 2 नंबर के लिए प्रश्न आएगा तब तो आप इसको हल कीजिएगा। अगर ये बहुविकल्पीय में प्रश्न दे दे तो बहुविकल्पीय प्रश्न में हल करना नहीं होता, डायरेक्ट ऑप्शन को क्लिक करना होता है। तो जब ये बहुविकल्पीय प्रश्न बने तो आप कौन सा दिमाग लगाओ, देखिए जब भी आपको कोई बोल दे कि समबाहु त्रिभुज है और प्रत्येक भुजा की लंबाई आपको दिया हो, आप पूछे कि शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगा, तो शीर्ष लंब की लंबाई हो जाएगा यहाँ पे कि करड़ी में 3/2 गुणे ए, ये होता है शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र। करड़ी में 3/2 और ए क्या है, भुजा है। जैसे आप लिखोगे यहाँ पे करड़ी में 3/2 और ए का मान कितना है 12, ए का मान 12 है, 2 से कटा दीजिए, 2 6 के 12, अब आ गया आपका 6 करड़ी में 3। समझ में आ गया। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो आप सूत्र कौन सा लगाओगे, करड़ी में 3/2 गुणे ए। समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 4 देखिए क्या है, बोला है कि दिया हुआ है कि एचसीएफ 306 और 657 का एचसीएफ दिया हुआ है, यहाँ पे कितना 9 दिया हुआ है। पूछ रहा है कि एलसीएम, मतलब इन्हीं दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या होगा ये बताइए। हालांकि हम सूत्र जानते हैं मेरे प्यार बच्चों कि सूत्र होता है यहाँ पे कि एलसीएम गुणे एचसीएफ, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यह फार्मूला होता है। तो एलसीएम हमको ज्ञात करना है तो हम एलसीएम लिखेंगे, गुणे दो संख्याओं का एचसीएफ दे रखा है कितना 9, तो यहाँ लिख देंगे 9 बराबर पहली संख्या कितना है 306, दूसरी संख्या है 657, तो पहली संख्या की जगह लिखेंगे हम लोग 306 और गुणे दूसरी संख्या कितना है 657, तो यहाँ पे 657 लिख देंगे। हमको क्या ज्ञात करना है एलसीएम, जब एलसीएम ज्ञात करना है तो इधर हो जाएगा आपका एलसीएम बराबर, यह 9 गुना में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 306 और गुने 657 और बटे में कितना हो जाएगा आपका 9, तो 9 से काट दीजिए इसको, तो कितना हो जाएगा 9 के 9 9 दूनी 28, ठीक है 9 3 27, 3 बार में कटा 9 3 27, तो 30 में से 27 जाएगा तो 3 बचेगा, 3 के आगे 6 जुड़ेगा 36, तो 9 चौको 36, 34 बार में पूरा का पूरा कट गया। अब जो एलसीएम आया, एलसीएम आ गया आपका 34 गुणे 657 आ गया। क्या आप गुना करने जाओगे, गुना नहीं करना है, सबसे पहले यूनिट डिजिट देखना है, इकाई अंक। अब आप ही बताओ जब 7 का गुणा जब 4 में करोगे तो 7 चौक 28, 28 का इकाई अंक क्या होता है 8। देखिए ऑप्शन में कहीं दिख रहा है तो इसमें 8 नहीं है, इसमें भी 8 नहीं है, इसमें भी 8 नहीं है, इसमें 8 दिख रहा है, मतलब कि डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इतना दिमाग आपको लगाना है, गुना करने नहीं बैठ जाना है। पहले देखिए यूनिट डिजिट क्या 8 इसमें है, बिल्कुल है, अगर यही 8 कहीं और में होता तब गुना आप करते हैं, लेकिन आप तीनों ऑप्शन में से सिर्फ एक ही ऑप्शन में 8 है, मतलब 100% वही ऑप्शन सही होगा। ऐसे इन प्रश्नों को करना है। चलिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए, कोई 2022 में, कोई 2023 में, कोई 2025 में, 2026 में पूछा गया है, और यही प्रश्न 2027 में बनने वाले हैं, क्योंकि यह हाई स्कूल का एग्जाम है, रिपीटेशन होता है प्रश्न का, अलग से कोई प्रश्न नहीं पूछ सकता, कोई भी पूछेगा तो किताब से ही पूछेगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 5वां देखिए क्या है। प्रश्न संख्या 5वां है कि 5 कोष्टक में x माइनस 5 x प्लस 5 बराबर 55 का हल होगा। एक चीज मैं बताता हूं आपको, देखिए ये हो गया आपका a माइनस बी, ये हो गया आपका a प्लस बी, तो a माइनस बी और a प्लस बी बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है।
तो ये जो 5 है तो 5 को हम 5 ऐसे लिख देंगे। ये जो है दोनों कोष्टक में ये फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए हमारे पास यक्स है तो यक्स स्क्वायर, बी हमारे पास 5 है तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और बराबर में क्या दिया हुआ है 55 दे रखा है। अब इस 5 से ये गुना में उधर जाएगा तो भाग में, या 5 से या 55 डायरेक्ट कट जाएगा, कितना बार में 11 बार में। तो ये हो जाएगा आपका यक्स स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर करोगे तो 25, और ये कितना बार में कटा था 11 बार में। ठीक है, 5 से कटाओगे तो 11 बार में कट जाएगा, क्योंकि 11 5 55 होता है। अब यहां से हो जाएगा आपका यक्स स्क्वायर बराबर 11 और प्लस 25, माइनस 25 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 25। अब ये हो जाएगा आपका यक्स स्क्वायर बराबर 25 और 11 कितना हो जाता है यहाँ पे आपके 36। अब यहां से यक्स का वैल्यू निकालोगे तो यह वर्ग उधर जाएगा तो वर्गमूल में, मतलब करड़ी में क्या हो जाएगा 36। जब इसका वर्गमूल निकालोगे तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 36 का वर्गमूल क्या होता है 6। वर्गमूल हमेशा प्लस और माइनस में निकलता है, मतलब इसका दो वैल्यू होगा, एक तो आएगा -6 और एक आएगा आपका +6, दो आंसर इसका आता है। हमें देखना है कि ऑप्शन में क्या दिया है। ऑप्शन में हम लोगों को प्लस माइनस 6 दोनों दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, प्लस माइनस 6। समझ में आ गया आप लोगों को कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, हर साल एग्जाम में आता है, इस बार भी आएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि आकृति में, ये जो आकृति देख रहे हो, कह रहा है कि आकृति में यदि पी ए और पी बी, ठीक है, केंद्र ओ वाले वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, मतलब कि ये जो पी है और पी बी ये दोनों क्या है स्पर्श रेखाएं हैं। बोला है कि जिसमें ए पी बी 50 अंश, ठीक है, ए पी बी कितना है 50 डिग्री है, दिया भी है, या कितना डिग्री है 50 डिग्री है। बोला है तो ओ ए बी का बराबर है, मतलब ओ ए बी का मान पूछा है। ओ ए बी मतलब ओ ए बी यह वाला वैल्यू का मान पूछा है कि इसका मान क्या होगा। देखिए बहुत सिंपल है, जब इस तरह का प्रश्न आ जाए तो ये जो आपको दिया हुआ है 50 डिग्री, ये जो दिया हुआ है आपका 50 डिग्री दिख रहा है ना आपको, इसका सिर्फ आपको क्या कर देना है आधा कर देना है। 50 का जैसे आधा करोगे ए और बी का वैल्यू आ जाएगा, ए और बी का दोनों मान क्या होता है बराबर होता है। पहले इसका लेंदी मेथड समझ लेते हैं, इसके बाद शॉर्ट ट्रिक समझेंगे। पहले समझिए, देखिए आप करोगे क्या, ध्यान समझो। आप करोगे कि ये 50 अंश है और यह जो होता है ये अंश कितना निकलेगा, ये जो है ये कितना डिग्री को होगा। तो अगर इसका वैल्यू आपको निकालना है ना तो 180 में से 50 को घटा दीजिए। तो जब आप 180 में से जैसे 50 को घटाइएगा ना तो यहाँ पे आएगा आपका 130 डिग्री। अब 130 डिग्री किसका वैल्यू हो गया, इसका, ये कितना हो गया 130 डिग्री हो गया। ठीक है, अब 130 डिग्री आपको मालूम है कि ओ बी और ओ ए दोनों त्रिज्या हैं, त्रिज्या दोनों सेम होता है, त्रिज्या का दोनों कोण सेम होता है। तो अगर इसका वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालोगे, आपको मालूम है कि ये त्रिभुज बन गया, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री। तो अगर मैं इसको x मान लेता हूं और इसको भी x मान लेता हूं तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो आप लिखिएगा यहाँ पे कि x और प्लस x और प्लस क्या है 130 डिग्री, ये तीनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये त्रिभुज के तीनों अंतःकोण हैं। तो x मिलकर हो गया 2x बराबर 180 में से 130 घटेगा तो कितना बचेगा आपका 50, और यहां से जब x निकालोगे तो हो जाएगा 50/2, और जब कटाओगे तो कितना आ गया 25 डिग्री। तो 25 डिग्री ये भी आ गया और 25 डिग्री ये भी आ गया, लेकिन हमसे यही वाला वैल्यू पूछा था, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 25 डिग्री, मतलब ए वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और मैंने ट्रिक क्या बताया कि जब भी इस तरह का प्रश्न आ जाए, अगर यह प्रश्न आ जाएगा, इसके ट्रिक क्या है मैंने अभी बताया, इसका ट्रिक यही है कि ये जो 50 डिग्री दिख रहा है ना इसका आधा कर दो। तो 50 का जैसे आप आधा करोगे कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। लो भाई, ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो मैंने लेंदी और शॉर्ट मेथड दोनों बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गर्मी बहुत ही ज्यादा है, समझ लीजिए बहुत ज्यादा गर्मी चल रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों के लिए इतना सहना जरूरी है। प्रश्न संख्या 7वां, प्रश्न संख्या 7वां क्या है उसको ध्यान समझिए। कह रहा है कि k का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 10 बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं बराबर हैं। मूल कह रहा है कि वास्तविक एवं बराबर हैं, ठीक है। तो जब मूल वास्तविक और बराबर दे दे तो इसका मतलब यही होता है कि जो विविक्तकर होता है, विविक्तकर, विविक्तकर जो होता है जिसे हम लोग डी से डिनोट करते हैं, यह 0 के बराबर हो जाता है। जैसे मूल वास्तविक एवं बराबर पूछे तो समझ लीजिए कि यह जो विविक्तकर होता है 0 के बराबर हो जाता है। कहने का मतलब है विविक्तकर का मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होगा वो 0 के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए देखते हैं। तो यहाँ ए बी का मान निकालेंगे कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स और प्लस 10 बराबर क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। ये आपका ए का मान हो गया, ये आपका बी का मान हो गया, ये आपका सी का मान हो गया। तो ए का मान कितना हो गया यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो एक छिपा है, तो ए का मान 1 हो गया। इसी तरह बी के आगे क्या है, तो बी के आगे यहाँ पे क्या है, के। एक्स के आगे क्या है, के, मतलब बी जो होता है एक्स का गुणांक होता है, ए जो होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, सी जो अचर पद होता है। तो अब यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर, बी का वैल्यू कितना हो गया, के, तो ये हो जाएगा आपका के का स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा 4 इंटू ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 और सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे 10, बराबर में क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से हो जाएगा आपका के स्क्वायर माइनस 4 दहा में 40 बराबर हो जाएगा आपका 0। के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, -40 उधर जाएगा तो प्लस के 40 हो जाएगा। अब के का मान निकालोगे तो ये वर्ग उधर जाएगा तो वर्गमूल में हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से वर्गमूल कैसे निकलेगा, देखो अगर इसको निकालना चाहते हो तो 40 का आपको अभाज्य गुणनखंड तोड़ना पड़ेगा। तो 40 को तोड़ोगे तो ये हो जाएगा 2 से कटेगा 20 बार में, 2 से कटेगा 10 बार में, फिर 2 से कटाओगे तो कटेगा 5 बार में और फिर यह हो जाएगा आपका 5। तो यहाँ पेयर किसका बनना है, 2 का, 2 का बनना है तो 2 तो बाहर आ जाएगा और अंडर रूट में क्या बच जाएगा 5 गुणे 2, 5 दूनी के 10। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस माइनस में, तो के का मान क्या गया प्लस माइनस 2 करड़ी में 10, तो प्लस माइनस 2 करड़ी में 10। क्लियर है मेरे प्यार बच्चों, समझ में आ गया, इतना ज्यादा सिंपल है। आपको स्क्रीनशॉट लेना है नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है नोट कर लीजिए, बहुत ही ज्यादा सिंपल प्रश्न है मेरे प्यार बच्चों, इतना ज्यादा सिंपल है कि यही सब पेपर में पूछा जाएगा और इन सब का उत्तर आप आसानी से बिल्कुल मेरे प्यार बच्चों दे पाओगे, इतना ज्यादा सिंपल है। चलिए, बहुत गर्मी है, पानी भी मैंने नहीं रखा हुआ है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, क्लास सब पूरा ही कर लेंगे, पूरा करने के बाद ही पानी पियेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब आ गया प्रश्न संख्या 8वां। देखिए प्रश्न संख्या 8, अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा और अपने मित्र के पास इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा ताकि ये वीडियो उनके पास भी चल जाए, ताकि वो भी 2027 बोर्ड एग्जाम में मैथ में कम से कम 100 ऑफ 100 करके आए। बोला है कि रैखिक समीकरण जो युग्म दिया हुआ है, रैखिक समीकरण का युग्म है x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 तथा एक दिया हुआ है -3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0 का क्या होगा, अद्वितीय हल होगा कि 2 हल होंगे कि अपरिमित रूप से अनेक हल होगा कि कोई हल नहीं होगा। समझिए इसका मेथड, इसका मेथड ये कहता है, समझिए ध्यान से, कि अगर a1 बटे a2 बराबर हो गया b1 बटा b2 के और यह बराबर हो गया c1 बटा c2 के, तो समझ लीजिए कि रेखाएं कैसी होंगी, रेखाएं होंगी संपाती। रेखाएं कैसी होंगी, रेखाएं होंगी संपाती होंगी। संपाती का मतलब कि एक रेखा इस तरह जाएगा, दूसरा रेखा उसी पे ही चला जाएगा। जब संपाती होगा तो क्या हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा संपाती का मतलब कि अनेक हल निकलेंगे, अनेक हल निकलेंगे, अनेक हल निकलेंगे। संपाती का मतलब ये हुआ कि अनेक हल निकलने वाले हैं इसके। दूसरा क्या होता है समझिए, दूसरा होता है कि अगर आपको दे दे कि a1 बाटा a2 ठीक है बराबर है b1 बाटा b2 के, लेकिन यह बराबर नहीं है किसके, c1 बाटा c2 के। ठीक है, c1 बाटा c2 के, तो यह जो हो जाएगा यह कैसा हो जाएगा, समांतर रेखा। कैसा हो जाएगा, समांतर रेखा हो जाएगा। समांतर रेखा का मतलब कि कहीं मिलवे नहीं करेगा, एक रेखा ऐसे जाएगी उसी के समानांतर एक रेखा और जाएगा, ये हो गया समानांतर रेखा। समांतर रेखा में कोई हल नहीं निकलता है, क्या होता है, कोई हल नहीं निकलता है, कोई हल नहीं होता है इसका। और तीसरा याद कर लीजिए, तीसरा मैं यहां लिख देता हूं, तीसरा होता है कि a1 बाटा a2 अगर बराबर नहीं है किसके, b1 बाटा b2 के, तब समझ लीजिए क्या होता है, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। कैसा, प्रतिच्छेदी रेखाएं, मतलब एक दूसरे के कहीं ना कहीं काटती हैं, एक बार तो काटेंगे ही काटेंगे। ठीक है, ये होता है प्रतिच्छेदी रेखाएं ऐसे। ठीक है, और इसका कैसा निकलता है, अद्वितीय हल, मतलब एक हल निकलता है, इसका होता है अद्वितीय हल, अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय हल। अब हमसे प्रश्न में क्या पूछा है कि रैखिक समीकरण इतना का क्या हल होगा, चलिए निकाल के देख लेते हैं। तो यहां पर निकालेंगे a1 बटा a2, पहले निकालेंगे यहाँ पे a1 बटा a2। तो a1 क्या है, a1 मतलब x का गुणांक, a1 मतलब हो जाएगा 1 और a2 मतलब इसका -3। इसी तरह हम निकालेंगे b1 बटा b2 का,
तो b1 का वैल्यू क्या है y का वैल्यू 2 और यहाँ y का वैल्यू कितना है -6। अब इसको जब कटाओगे तो 2 एकम 2 2 3 6, इसका मान भी कितना आ गया, ठीक है 1/-3 आ गया, ठीक है 1/, क्या आ गया -3 आ गया, 1/-3 आ गया, ठीक है मतलब ये दोनों बराबर हो गया। इसी तरह हम C1/C2 भी निकाल देते हैं, तो C1 का वैल्यू कितना है यहाँ पे 5 और C2 का वैल्यू यहाँ पे कितना है 1, यह 5/1 आ गया, यह बराबर नहीं है। मतलब A1/A2 बराबर हो रहा है B1/B2 के, लेकिन वो बराबर नहीं हो रहा C1/C2 के। मतलब यहाँ पे क्या देखने को मिला है कि A1/A2 जो है वो बराबर हो रहा है किसके, B1/B2 के, और यह बराबर नहीं हो रहा है किसके, C1/C2 के। तो कौन सा निकलेगा आपका, देखिए कौन सा, दूसरा नंबर, मतलब समांतर रेखा है। समांतर रेखा मतलब कोई हल नहीं इसका निकलता है, इसलिए डी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डी वाला। पूरा का पूरा निचोड़ मैंने बता दिया, पूरा का पूरा निचोड़ हमने बता दिया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 क्या है उसको समझिए। बोला है कि यदि यह 3 नंबर दिया हुआ है, कह रहा इनका समांतर माध्य कितना है 10, तो एक का मान है। अब समांतर माध्य कैसे निकलता समझिए। समांतर माध्य का मतलब दी हुई संख्या को जोड़ दीजिए और जितनी संख्या है उसका भाग दे दीजिए, समांतर माध्य इसी तक निकलता है। देखिए तो जब आप इसका समांतर माध्य निकालना जा रहे हैं, समांतर माध्य, तो समांतर माध्य बराबर क्या होगा, जितना दी संख्या है जोड़िए इसको, तो हो जाएगा आपका a-1 प्लस a+5, इसके बाद a+17, ठीक है, और बटे में कितनी संख्या है 1 2 3, तो यहाँ पे लिखिए आप 3। समांतर माध्य कितना दिया है 10, समांतर माध्य की जगह हम लिखेंगे 10 बराबर। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, a मिलके हो जाएगा आपका 3a और प्लस 17, 5 कितना हो जाएगा 22, और 22 में से 1 घट जाएगा तो कितना बचेगा आपका 21, तो हो जाएगा आपका 21 बटे में आपका 3, गुणा करोगे तो हो जाएगा आपका 30 बराबर, ये हो जाएगा आपका 3a प्लस में क्या हो जाएगा 21, 21 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 30 - 21 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 3a, और यहाँ पे 30 में से 21 जाएगा तो 9 बराबर 3a। अब a बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे 9/3, जब कटाओगे तो a का मान कितना आ गया 3, जो कि सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है समझा गया। देखिए कितना ज्यादा सिंपल प्रश्न है, अब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10वां। देखिए प्रश्न संख्या 10वां क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कि बिंदु किस चतुर्थांश में है, मतलब यहाँ पे -2, -3 किस चतुर्थांश में यह पूछा है। चलिए चतुर्थांश के बारे में देख लेते हैं। अब ध्यान से आप देखिए, ठीक है यह होता आपका x अक्ष और यह होता आपका y अक्ष, ठीक है ध्यान समझिएगा। अब ऊपर जाता है तो क्या होता है प्लस में, ऊपर जाता है तो प्लस में, नीचे आता है तो माइनस में, इसी तरह इधर जाता है तो प्लस में और इधर आता है तो माइनस में होता है। इतना चीज मालूम चल गया। हम हमेशा पहले x अक्ष लेते हैं, तो x अक्ष लेंगे तो क्या हो जाएगा पहले प्लस, इसके बाद y अक्ष प्लस, मतलब पहले चतुर्थांश में क्या हो जाएगा प्लस प्लस। दूसरा ये पहला चतुर्थांश हो गया, यह पहला चतुर्थांश हो गया। इसी तरह अगर हम दूसरे चतुर्थांश की बात करेंगे तो इसमें पहले हम x अक्ष लेंगे, x अक्ष क्या है आपका माइनस, इसके बाद प्लस, ठीक है y अक्ष क्या है प्लस, तो माइनस और प्लस, दूसरे चतुर्थांश में क्या हो जाएगा माइनस और प्लस। तीसरा की अगर हम बात करें तो तीसरा में हम सबसे पहले क्या लेंगे x अक्ष, तो x अक्ष क्या है आपका माइनस, इसके बाद y अक्ष भी क्या है माइनस, तो तीसरे चतुर्थांश में क्या आ जाएगा माइनस माइनस। चौथा चतुर्थांश की अगर हम बात करें तो इसमें भी सबसे पहले हम क्या लेते हैं x अक्ष, x अक्ष हमारा क्या है प्लस, फिर y अक्ष क्या है यहाँ पे माइनस, मतलब प्लस और माइनस, ये चौथे चतुर्थांश में होता है। हमसे क्या पूछा है कि -2 और -3, तो -2 और -2 देखिए दोनों माइनस में, ये भी माइनस में ये भी माइनस, तो ये भी माइनस ये भी माइनस, मतलब -2 और -3 जो है वो तीसरे चतुर्थांश में आएगा, मतलब तृतीय चतुर्थांश। यहाँ पे सी वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया मेरे प्यार बच्चों। वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर लाइक कीजिएगा। इतना गर्मी में आप लोगों को सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं, जो कि सीधे 2027 बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिलेगा। यही प्रश्न आएगा, चुटकियों में हल कर दोगे आप, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे आगे प्रश्न संख्या यहाँ पे 11। प्रश्न संख्या 11 क्या है कि यदि रैखिक समीकरण युग्म संगत है तो रेखाएं होंगी, अगर संगत है तो कैसी रेखाएं होंगी, ठीक है समझिए ध्यान से आप लोग।
कि अगर रैखिक समीकरण युग्म संगत है तो रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी कि संपाती होंगी कि प्रतिच्छेदी अथवा संपाती की सदैव प्रतिच्छेदी होंगी। इसका समझिए, हमने 3 नियम आपको बताया था कि एक होता है आपका संपाती रेखा, हमने बताया था संपाती रेखा दोनों एक दूसरे पे चली जाती हैं। तो संपाती रेखा में हमने बताया आप लोगों को कि इसमें अनेक हल होता है, मैंने बताया आप लोगों को अनेक हल इसमें निकलता है, ठीक है, अनेक हल निकलता है। और एक ऐसा होता है संगत होता है, क्योंकि संपाती का मतलब साथ साथ चलेगा, एक दूसरे पर चढ़ा हुआ है मतलब संगत है, ठीक है। दूसरा हमने बताया यहाँ पे, ठीक है, ये कैसी है, संपाती रेखाएं हैं, लिखोगे यहाँ पे कैसी रेखाएं, संपाती हैं। दूसरा हमने बताया आप लोगों को समांतर रेखा के बारे में बताया था, दूसरा हमने आप लोगों को बताया था समांतर रेखा। समांतर मैंने बताया था कि कहीं एक दूसरे को नहीं काटेंगे, कहीं एक दूसरे को नहीं काटेंगे, इसका कोई हल नहीं निकलेगा, इसका कोई हल नहीं निकलता है। और जब कटबे नहीं करेंगी तो ये क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। और इसका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता इसका। तीसरा हमने आपको एक और बताया, तीसरी रेखा कि प्रतिच्छेदी रेखा हमने बताया कि एक जगह तो काटेगा ही काटेगा। प्रतिच्छेदी रेखा में हमने बताया कि अद्वितीय हल होते हैं, क्या होते हैं, अद्वितीय हल, मतलब एक हल तो निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है, अद्वितीय हल। और जब एक बार काटा मतलब संगत है, एक बार काट दिया मतलब संगत है, ठीक है। तो संगत पूछा है कि रैखिक समीकरण युग्म संगत है किसमें, समांतर रेखा में, सिर्फ समांतर रेखा में तो नहीं होता है, संपाती रेखा में होता है। तीसरा बोला है प्रतिच्छेदी अथवा संपाती। हमने क्या आपको बोला कि ये कौन सी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा, कौन सी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा। तो हमने आपको बताया कि प्रतिच्छेदी रेखा में भी संगत होता है और संपाती रेखा में भी क्या होता है, संगत होता है। तो प्रतिच्छेदी अथवा संपाती मतलब सी वाला जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों में ही क्या होता है, संगत होता है। समांतर में क्या होता है, असंगत होता है, असंगत होता है, ठीक है। मतलब जब भी पूछे कि संगत मतलब प्रतिच्छेदी अथवा संपाती दोनों में संगत होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या है, प्रश्न संख्या 12 कह रहा है कि यदि p+1 और 2p+1 और 4p-1 एपी में है तो p का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। एपी मतलब समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी मतलब समांतर इनका दोनों सबका समान आएगा। अब देखिए इसका मैं ट्रिक आपको बताता हूं, समझिए इसका ट्रिक, समझिए क्या है ट्रिक, इसका क्या कहता है कि यह आपका ए हो गया, यह आपका बी हो गया और यह आपका क्या हो गया, सी हो गया। तो अगर समांतर निकालोगे तो पहले बी में से ए घटाओगे, इसके बाद इसका निकालोगे तो सी में से किसका घटाओगे, बी को घटाओगे, तो ये हो जाएगा बी और माइनस बी इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस बी और बराबर इधर क्या हो जाएगा आपका ए प्लस सी, ठीक है। ए बी मिलके हो जाएगा आपका 2b और बराबर हो जाएगा ए प्लस सी। इस फार्मूले को याद कर लीजिए, जब भी कोई 3 संख्या रहेगा और 3 नंबर बोलेगा कि समांतर में है, ठीक है, तीनों को बोलेगा समांतर श्रेणी में है, तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो यही नियम आपको लगा देना है, पहले लिखोगे 2b, ठीक है, b का मान क्या है यहाँ पे कि 2p+1, ठीक है, इसमें किसका गुणा कर दोगे, 2 का, बराबर ए का मान कितना है, p+1। अब c का मान क्या है यहाँ पे देखिए, c का मान यहाँ पे दिया हुआ है 4p-1, बस हल कर लीजिए। अब ये हो जाएगा 2 दूनी के 4p प्लस 2 एकम 2 बराबर ये क्या होगा कि p और 4p मिलकर हो जाएगा 5p और प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा आपका 4p, ठीक है, ऐसे कर दीजिए, इधर 2 सिर्फ रहने दीजिए 2 बराबर इधर आपका 5p है प्लस 4p उधर जाएगा तो हो जाएगा आपका माइनस 4p। अब यहां से क्या निकलेगा 2 बराबर 5 में से एक 4p चला जाएगा तो सिर्फ p बचेगा, तो p बराबर कितना आ गया 2, p बराबर 2 मतलब b वाला आंसर जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यह ट्रिक है, यह मेथड, इसको आप समझ लीजिए कि जब भी 3 संख्या देने के बाद बोले कि समांतर श्रेणी में आप p का मान ज्ञात कीजिए, तो समझ लीजिए कि यही नियम आपको लगा देना है यहाँ पे। यह है आपका ट्रिक, ये क्या है आपका ट्रिक है मेरे प्यारे बच्चों, इतना आसान ट्रिक आप लोगों को कोई नहीं बताएगा, ठीक है। आगे आप लोगों का आंसर, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए क्या है, अगला है यहाँ पे कि प्रश्न संख्या 13 द्विघात समीकरण दिया हुआ है ax² + bx - c = 0 के मूल
वास्तविक और बराबर होने की शर्त क्या है? ध्यान समझिएगा, एग्जामिनर थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया है। हमने आपको बताया था कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, तो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस के c बराबर 0 होता है। यह होता है द्विघात समीकरण का मानक रूप। क्या होता है? मानक रूप। मानक रूप होता है। अब इस मानक रूप में अगर कोई बोल दे कि वास्तविक और बराबर होगा, तो उस समय क्या होता है कि विविधकर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac वो 0 के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो अगर क्या होगा कि अगर समीकरण ये दिया होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो हम डायरेक्ट मारते हैं क्या यहाँ पे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। किसको आंसर करते हैं? तो आंसर हम करते हैं बी वाले को, हम बी वाले को आंसर करते हैं। बहुत सारे बच्चे बी वाला भी करेंगे, लेकिन गलत है। कैसे बी गलत है वो मैं बताता हूं। देखिए यहां पे काम किया है कि द्विघात समीकरण का मानक रूप ये होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, लेकिन यहाँ पे प्लस सी ना देकर क्या दे दिया है? माइनस सी दे दिया है। प्लस सी देकर ना क्या दे दिया? माइनस सी। जब माइनस सी दे दिया है तो इसको आप ऐसे हल करोगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो बी स्क्वायर माइनस 4a और सी का वैल्यू यहाँ पे माइनस सी दिया है, तो माइनस सी बराबर 0 हो जाएगा। तो बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac बराबर 0। लो भाई, ये वाला आंसर आ गया, मतलब कि ए वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब घुमा दिया क्वेश्चन को, सिर्फ यहाँ पे माइनस कर दिया, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो माइनस करने से ए वाला ऑप्शन सही हो गया कि बी स्क्वायर प्लस 4ac बराबर 0। अगर वही माइनस नहीं रहता, प्लस रहता, तो हमारा बी वाला आंसर सही हो जाता, वास्तविक और बराबर होने की शर्त के लिए। क्लियर है? क्योंकि वास्तविक और बराबर होता है मतलब विविधकर जो होता है उस शून्य के बराबर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे माइनस सी दिया इसलिए ए वाला सही होगा। माइनस सी ना देकर प्लस सी देता तो हम ये वाला आंसर करते हैं, जो कि बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है कि सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, कैसा? समरूप होता है, सर्वांग समानुपातिक, इनमें से कोई नहीं। तो सभी समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की अगर हम बात करें, चलिए देखिए, अगर मैं समबाहु त्रिभुज बना देता हूं जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, तो अगर मैं कहूं तो ये भी 60 अंश होगा, ये भी 60 अंश होगा और ये भी 60 अंश, ये समबाहु त्रिभुज ही है। और एक समबाहु त्रिभुज में इतना बड़ा बना देता हूं, इतना बड़ा, इसका भी 60 ही अंश होगा, इसका भी 60 ही अंश होगा और इसका भी 60 ही अंश होगा। ठीक है, हो सके तो मैं एक छोटा सा बना दूं एकदम से, तो इसका भी तीनों टुकड़ों का योग 60-60 अंश ही होगा। ठीक है, तो कैसा होगा? तो समरूप होगा कि सर्वांशम के समानुपातिक, इनमें से कोई नहीं, वो होगा आपका समरूप। समरूप का मतलब, समरूप का मतलब एक जैसा दिखने वाला, एक जैसा दिखने वाला। अब देखिए जैसा ये दिख रहा है उसी तरह ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है। ठीक है, और तीनों का कोणों का मान समान भी है, मतलब एक जैसा अगर दिखेगा तो हो जाएगा आपका समरूप। सर्वांशम की शर्त पे होता है कि एक जैसा तो दिखना ही चाहिए, लेकिन उसका वैल्यू भी बराबर होना चाहिए। मतलब कि अगर यह भुजा 3 सेंटीमीटर है तो यह भी 3 सेंटीमीटर होना चाहिए, तभी जाके सर्वांशम होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 3 सेंटीमीटर है, इसका 7 सेंटीमीटर है, इसका 1 ही सेंटीमीटर है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तो साइज जो इसका बड़ा छोटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आकार तो उसका मतलब सेम जैसा दिख रहा है। ठीक है, तो ये चीज होता है। माप इसका जो है एक जैसा दिख रहा है, भले आकार छोटा बड़ा हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसे बोलते हैं समरूप। समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आ गया प्रश्न संख्या 15, कह रहा है कि थीटा का मान ज्ञात करना है। थीटा का मान 90 अंश से छोटा होना चाहिए, 0 अंश से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, बोला है कि साइन थीटा बराबर वाई, तो कॉस थीटा का मान ज्ञात करके हमें बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत सरल भी प्रश्न है। कैसे हल करोगे? देखो हमको बोला है यहाँ पे, यही हल कर देते हैं। बोला है कि साइन थीटा, साइन थीटा बराबर वाई दे रखा है। हमसे बोला है कि कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए, कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। सर्वसमीका आपने पढ़ा होगा कि सर्वसमीका ये कहता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है कि नहीं? होता है। हमें साइन का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, तो साइन को उधर कर देंगे, तो इस फार्मूले से हम एक फार्मूला निकालेंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और प्लस साइन स्क्वायर उधर जाएगा तो हो जाएगा आपका माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे वैल्यू रखिए, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और माइनस साइन थीटा का वैल्यू वाई, तो ये हो जाएगा आपका वाई का स्क्वायर। हमें कॉस थीटा का वैल्यू चाहिए, तो हो जाएगा आपका कॉस थीटा बराबर, यह वर्ग उधर जाएगा तो हो जाएगा आपका वर्गमूल। ठीक है, मतलब 1 माइनस वाई स्क्वायर। इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दिया हुआ है आपका कि 1 माइनस वाई स्क्वायर करनी में, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर, सी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, अगर ये क्लास पसंद आ रही होगी, तो जरूर से जरूर अपने मित्रों के यहाँ इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 16 कह रहा है कि यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है तो इसके व्यास का मान होगा। व्यास क्या होता है? देखिए व्यास डी, व्यास जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो त्रिज्या का दुगना होता है। व्यास जो होता है वो त्रिज्या का क्या होता है? दुगना होता है। हमसे वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो पहले आप हमको ये बताइए कि वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है। इसका फार्मूला क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल का? तो वृत्त का क्षेत्रफल का होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है? 154 सेंटीमीटर दे रखा है। तो पाई का मान कितना होता है? 22/7, ये 22/7 हो गया, और प्लस आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 154। ठीक है, यहां से आर स्क्वायर निकालोगे तो यह 7 गुना में हो जाएगा कि 154 गुने 7। अब यह जो 22 है वो कहाँ आ जाएगा? भाग में आ जाएगा। ठीक है, यहां कीजिए तो 22 से 7 बार में कटा दीजिए, 22 7 154 होता है, 7 बार में कट गया, मतलब आर स्क्वायर बराबर क्या आ गया आपका? 7 गुणे 7, मतलब आर बराबर 7 7 49 आ गया, मतलब आर स्क्वायर बराबर 49। तो आर बराबर 7 का वर्गमूल क्या होता है? और 49 का वर्गमूल। ठीक है, आर जब निकालोगे तो यह अंडर रूट में चला जाएगा। ठीक है, तो आर बराबर क्या आ जाएगा? 49 का वर्गमूल क्या होता है? 7। तो आर बराबर 7 आ गया, मतलब त्रिज्या कितना आ गया? 7। तो क्या 7 होगा? कुछ बच्चे सी पे मार के चले आएंगे, नहीं, हमें त्रिज्या थोड़ी पूछा है, हमें तो व्यास पूछा है। कि उस समय क्या पूछा है? व्यास। अब व्यास को हम लोग डी से डिनोट करते हैं। अब व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगना होता है। तो डी बराबर क्या हो जाएगा आपका? 2 गुणे, ठीक है, त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 7, यहां पर लिखोगे 7, मतलब डी बराबर कितना आ जाएगा? 7 दूनी के 14 सेंटीमीटर। व्यास जो आ गया कितना आ गया? 14 सेंटीमीटर। मतलब कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? समझ में आ रहा है आप लोगों को? बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न संख्या 17 क्या है? कह रहा है कि यदि द्विघात बहुपद का विविधकर डी जो है वह शून्य से बड़ा है, अगर विविधकर शून्य से बड़ा है तो बहुपद के शून्य क्या होंगे? ठीक है, अब पहला बोला है दोनों वास्तविक और समान। देखिए दोनों वास्तविक और समान कब होगा? जब डी का मान कितना हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, काल्पनिक कब होता है? कि जब डी का मान जो होता है वो शून्य से छोटा हो जाता है। और दोनों वास्तविक और असमान कब होता है? जब डी का मान किससे बड़ा हो जाता है? 0 से बड़ा हो जाता है। और इनमें से कोई नहीं कर, बात ही छोड़िए। हमसे क्या पूछा है? द्विघात बहुपद का विविधकर डी से बड़ा होना चाहिए, मतलब डी जो है शून्य से बड़ा होना चाहिए। डी का मतलब विविधकर शून्य से बड़ा है। तो देखिए डी जो है वो शून्य से बड़ा है, मतलब कि दोनों वास्तविक और असमान होंगे, मतलब बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मैंने तीनों फॉर्मेट का आंसर बता दिया कि अगर डी 0 के बराबर होगा तो दोनों वास्तविक और समान होंगे। डी जो है अगर 0 से बड़ा होगा तो दोनों वास्तविक और असमान होंगे। अगर डी का मान विविधकर जो है 0 से छोटा हो जाएगा तो दोनों काल्पनिक हो जाएंगे। तीनों हमने बता दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या क्या है? 18। बोला कि यदि 144 बराबर 2x गुणे 3y प्लस 7 पे पावर जेड हो तो x प्लस वाई माइनस जेड का मान क्या होगा? बहुत अच्छा प्रश्न दे दिया। क्या कर सकते हैं हम लोग? यही कर सकते हैं कि 144 का खंड कीजिए। तो 144 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से कटाएंगे तो 2 7 14, 2 दूनी के 4, 2 से कटाओगे तो 36 गुना के 72, 2 से कटाओगे तो 18 दूनी के 36, 2 से कटाओगे तो 2 9 18। इसके बाद क्या करोगे? 3 से कटाओगे तो 3 3 9, फिर 3 से कटाओगे तो 3 एकम 3। तो इसको आप लिख क्या सकते हो कि 2 कितना बार आया? 4 बार। तो आप 144 को लिख सकते हो कि ये तो 2 पे पावर 4 है, गुणे 3 जो है आया 2 बार, तो इसको आप लिख सकते हो ये तो हो गया 3 पे पावर 2, गुणे, ठीक है, बस इतना ही आया। अब एक बात बताइए कि अगर मैं 7 पे पावर 0 कर दूं इसका मान क्या होता है? तो 7 पे पावर 0 का मतलब 1, मतलब किसी भी संख्या, दुनिया का कोई भी संख्या ले लीजिए, अगर उस पे पावर आप 0 कर देते हो तो उसका वैल्यू 1 आता है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम 7 पे पावर 0 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं इसको बनाने के लिए। अब 144 का मान यह हो गया, 144 का मान यह है, यह बराबर हो गया किसके? इसके, कि 2x प्लस 3y और प्लस 7z। अब यहाँ पे आधार सेम है, अगर आधार सेम हो तो घाते भी आपस में बराबर हो जाती हैं। अगर आधार बराबर है, 2 ये भी है 3 ये भी है 7, 2 3 7 ये भी है, आधार बराबर घाते भी बराबर हो जाता है। मतलब x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4। इसी तरह y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2। z का वैल्यू कितना आ जाएगा? 0। हमसे वैल्यू किसका पूछा है कि x प्लस वाई माइनस जेड का मान बताइए। अब x का वैल्यू कितना है? 4, प्लस y का वैल्यू कितना है? 2, माइनस जेड का वैल्यू 0। तो 4 2 6 माइनस 0,
और 6 में से 0 जाएगा तो बच जाएगा आपका 6। 6 जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 6 मतलब डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों। क्लियर है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? बिल्कुल आसान है। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बना रहा हूं, इससे बाहर नहीं आएगा आपकी एग्जाम में, ठीक है? इतना सीरीज करा दूंगा, इतना प्रश्न करा दूंगा, इससे बाहर नहीं आएगा। इसके बाद प्रश्न 19 देखिए क्या है। बोला कि यदि 18 और 72 के एचसीएफ को अगर हम 18 m और -72 के रूप में व्यक्त किया जाए तो m का मान क्या होगा? ठीक है, तो 18 और 72 का एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, एक बात मैं बताता हूं कि 18 और 72 है, क्या 18 से 72 कट जाएगा? क्या 18 के पहाड़े में 72 आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा, 18 चौक 72। तो अगर 18 से 72 कट जा रहा है तो इन दोनों में से जो छोटा होगा वही एचसीएफ कहलाएगा। एचसीएफ क्या हो जाएगा? 18। अगर वही एलसीएम निकालना होता और 18 के पहाड़े में 72 आ गया तो एलसीएम जो होगा वो बड़ा होता है 72, तो एलसीएम 72 हो जाता है, एचसीएफ 18। हमसे एचसीएफ ही पूछा है, तो 18 और 72 का एचसीएफ क्या हो जाएगा? 18। तो एचसीएफ तो 18 आ गया, इसी को हम बराबर कर देंगे इसके 18 m - 72 के क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हो जाएगा 18 प्लस 72 इधर हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा? 18 m। समझ में आया ना? -72 इधर आएगा तो प्लस ही होगा। अब ये हो जाएगा 8 2 10, 7 1 8 1 9, 90 बराबर हो जाएगा 18 m। अब 18 5 90, 5 बार में कट जाएगा, तो m बराबर कितना आ गया? 5। m बराबर 5 मतलब सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न संख्या 20। बोला है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? परिमेय पूछा है। अब आप बताइए, यहां पे परिमेय पूछ दिया है, यहां पे क्या होना चाहिए? गुना। ठीक है, क्या दिया हुआ है? गुना दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस है तो। अब बोला है यहां पे कि करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 5 क्या परिमेय है कि अपरिमेय? ठीक है, एक चीज बता देता हूं, हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अगर एक संख्या अपरिमेय है, ठीक है, एक संख्या अपरिमेय है और एक संख्या आपका परिमेय है, दोनों में आप गुना कीजिए, जोड़िए, घटाइए, भाग कीजिए, वो हमेशा ही क्या प्राप्त होगा? अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 5, करड़ी में 5 करड़ी में 5 मिलकर हो जाएगा आपका 2 करड़ी में 5। अब ये 5 2 क्या है? परिमेय है, करड़ी में 5 क्या है? अपरिमेय। तो मैंने क्या बोला कि एक परिमेय आ गया, एक अपरिमेय, दोनों में क्या हुआ है? गुना। जब दोनों में गुना हुआ तो क्या निकलेगा? हमेशा अपरिमेय, मतलब ये क्या हो गया? अपरिमेय हो गया। अपरिमेय, ठीक है। इसके बाद करड़ी में 15 प्लस करड़ी में 3, करड़ी में 15 अपरिमेय है, करड़ी में 3 भी क्या है? अपरिमेय है। दोनों आपस में नहीं जुटेगा, मतलब दोनों ही अपरिमेय हैं तो ऑलरेडी अपरिमेय होंगे, उसमें क्या सोचना है? ये भी क्या हो गया? अपरिमेय। दोनों ही अपरिमेय हैं तो भाई जाहिर सी बात है अपरिमेय ही बनेगा। अब ये दिया है 1 करड़ी में 9, ध्यान दीजिएगा, ये दे दिया 1 करड़ी में 9, तो ऊपर 1 है तो 1 को 1 लिखेंगे, करड़ी में 9, 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3। अब क्या आ गया? 1/3। 1/3 जो है वो परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q का मान यहाँ पे 0 भी नहीं है, इसलिए सी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसका देखते हैं तो 16 का वर्गमूल 4 होता है, फिर करड़ी में 3 आ गया। अब देखिए एक परिमेय आ गया, एक अपरिमेय, मतलब ये भी आपका अपरिमेय ही है, मतलब परिमेय कौन सा हुआ? सी वाला ऑप्शन, 1/3। समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए आगे, अब कोई प्रश्न नहीं है। 20 हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिया। अब 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछा जाता है, हर कैटेगरी का मैंने प्रश्न किया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और एक खास बात आपको बताना चाहूंगा, अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरे एप्लीकेशन का लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, वहां से पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगा।